इस टॉपिक में हम पॉजिटिव लेवल ट्रिगर टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट देखते हैं लॉजिक सर्किट। भी देखते हैं सिंबल। सी देखते हैं ट्रुथ टेबल। जब क्लॉक 0 होता है तो टी की वैल्यू कुछ भी हो जाए, नया आउटपुट पिछले आउटपुट के बराबर होता है। जब क्लॉक 1 होता है और टी 0 होता है तो नया आउटपुट पिछले आउटपुट के बराबर होता है। जब क्लॉक 1 और टी 1 होता है तो नया आउटपुट पिछले आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। इस ट्रुथ टेबल को हम चेक करके देखते हैं कि ये आता कैसे है। इसको करने से पहले हम एक चीज़ ध्यान देते हैं, ये हमारा नैंड गेट है 2 इनपुट का, और इसमें एक ट्रुथ टेबल है नैंड गेट का। तो इसमें हम देखते हैं कि जब नैंड गेट का एक भी इनपुट 0 रहता है तो आउटपुट 1 आता है। तो इन तीनों कॉम्बिनेशंस में कम से कम एक इनपुट 0 है, इसलिए आउटपुट 1 आया है। और नैंड गेट का आउटपुट 0 तभी होता है जब सभी इनपुट 1 होते हैं। इसको दूसरे तरीके से इस तरीके से देखते हैं कि अगर नैंड गेट का एक भी इनपुट 0 हुआ, बाकी के बारे में कोई अंदाज़ा ना हो, तो हम y बराबर 1 लिख देते हैं। लेकिन यदि नैंड गेट का एक इनपुट अगर 1 हुआ और बाकी के बारे में पता नहीं है तो हम डायरेक्टली आउटपुट नहीं लिख सकते। यहाँ टी फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल है। हम इस वाली लाइन को चेक करते हैं। क्लॉक 0 रहता है, टी की वैल्यू कुछ भी हो जाए तो आउटपुट देखते हैं। तो इसके लिए हम 2 सर्किट यूज करते हैं। एक सर्किट में जो पिछला आउटपुट है 0 ले लेते हैं क्यू की वैल्यू, और दूसरे सर्किट में पिछला वैल्यू क्यू की जो वैल्यू है वो 1 ले लेते हैं, और उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ 0 का 1 कर लेते हैं, यहाँ 1 का 0 कर लेते हैं। तो यहाँ वो 0 1 और 1 0 जो है क्यू की पिछली वैल्यू को प्रदर्शित करने के लिए हमने बना लिया है। अब हम क्लॉक की वैल्यू 0 लेते हैं और टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जब ये क्लॉक जो है दोनों नैंड गेट से जुड़ा हुआ है, तो हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि नैंड गेट का एक भी इनपुट अगर 0 हुआ तो आउटपुट 1 प्राप्त होता है। तो एक इनपुट तो ये 1 है, ये वाला 0 यहाँ से यहाँ आ गया, तो नैंड गेट का एक भी इनपुट 0 होता है तो आउटपुट 1 प्राप्त होता है। और ये वाला 1 यहाँ चला गया, तो जब नैंड गेट को सभी इनपुट 1 हो जाते हैं तो आउटपुट 0 प्राप्त होता है। तो क्लॉक 0 रहता है तो नया वैल्यू जो है पुराने वैल्यू के बराबर ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं, क्योंकि यहाँ हम पिछली वैल्यू को ऊपर 1 लिए हैं, नीचे 0 लिए हैं।
इन दोनों नैंड गेटों में क्लॉक जो है इनपुट है, तो जिसकी वैल्यू 0 है, तो नैंड गेट का एक भी इनपुट 0 होता है तो आउटपुट 1 प्राप्त होता है। तो दोनों में इनपुट 0 हुआ है तो आउटपुट 1 आया है। ये 0 यहाँ आया तो नैंड गेट का एक भी इनपुट अगर 0 होता है तो आउटपुट 1 प्राप्त होता है, और ये 1 यहाँ आया तो अगर नैंड गेट के सभी इनपुट 1 होती हैं तो आउटपुट 0 आता है। तो जब क्लॉक 0 रहता है तो नया वैल्यू जो है, नया आउटपुट पिछले आउटपुट के बराबर ही होता है। जब क्लॉक 0 होता है तो नया आउटपुट पिछले आउटपुट के बराबर ही प्राप्त होता है। तो इसी को इस तरीके से प्रदर्शित किया गया है, क्लॉक 0 टी कुछ भी हो जाए, नया आउटपुट पिछले आउटपुट के बराबर होगा। अब इसी तरीके से यहाँ हम दूसरे कंडीशन को देखते हैं। क्लॉक 1 लेते हैं, टी 0 लेते हैं, तब आउटपुट चेक करते हैं। हम यहाँ पहले मान लेते हैं क्यू एन की पिछली वैल्यू 0 है और यहाँ क्यू एन की पिछली वैल्यू 1 है। इस 0 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ 1 है, इस 1 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ 0 है। अब इन दोनों सर्किटों में क्लॉक 1 लेते हैं, टी की वैल्यू 0 लेते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये टी जो है दोनों नैंड गेटों में इनपुट है, तो बाकी इनपुटों को चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नैंड गेट का एक भी इनपुट अगर 0 हुआ तो आउटपुट 1 प्राप्त होता है। जब यहाँ 1 1 हो गया तो ये वाला 0 यहाँ से यहाँ आ गया, तो नैंड गेट का एक भी इनपुट 0 होता है तो आउटपुट 1 प्राप्त होता है। ये 1 यहाँ चला गया, तो जब नैंड गेट के सभी इनपुट 1 होते हैं तो आउटपुट 0 प्राप्त होता है। अब इस वाले को चेक करते हैं, इसको देखते हैं कि ये 0 जो है इस वाले नैंड गेट में भी इनपुट है और ये 0 इस वाले नैंड गेट में भी इनपुट है, तो दोनों की वैल्यू आउटपुट 1 आएगा। क्योंकि हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि ये 0 यहाँ से भी कनेक्टेड है, ये 0 यहाँ से भी कनेक्टेड है। नैंड गेट का एक भी इनपुट 0 हो तो आउटपुट 1 प्राप्त होता है, तो दोनों का आउटपुट 1 हुआ। तो ये 0 यहाँ से कनेक्टेड है, तो नैंड गेट की एक भी इनपुट 0 हो तो आउटपुट 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ आउटपुट 1, ये वाला 1 यहाँ आ गया। तो नैंड गेट की जब सभी इनपुट 1 होती हैं तो आउटपुट 0 प्राप्त होता है। तो हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि टी की वैल्यू 0 और क्लॉक की वैल्यू 1 देने पर जो नया वैल्यू आ रहा है पुराने वैल्यू के बराबर ही हो रहा है, और जो नया वैल्यू आ रहा है ये पुराने वैल्यू के बराबर ही हो रहा है। तो जब क्लॉक 1 देते हैं, टी की वैल्यू 0 रखते हैं, तो नया वैल्यू पिछले वैल्यू के बराबर होता है। हम इस इनपुट कॉम्बिनेशन को चेक करते हैं जहाँ क्लॉक 1 और टी की वैल्यू 1 है। हम क्लॉक की वैल्यू 1 और टी की वैल्यू 1 लिख लेते हैं, क्लॉक की वैल्यू 1 और टी की वैल्यू 1 लिख लेते हैं। हम इन दोनों सर्किटों में क्यू एन की एक बार पिछला वैल्यू 0 और उसका कॉम्प्लीमेंट 1, और यहाँ क्यू एन का पिछला वैल्यू 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट 0 लिख लिए हैं। अब हम देखते हैं कि इस वाले नैंड गेट के लिए एक इनपुट 1 है, दूसरा इनपुट भी 1 है। अब तीसरा इनपुट को चेक कर लेते हैं, तीसरा इनपुट भी 1 है। जब नैंड गेट के सभी इनपुट 1 होते हैं तो आउटपुट 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार से यहाँ देखते हैं क्लॉक की वैल्यू 1 है इस वाले नैंड गेट के लिए, टी की वैल्यू भी 1 है, और पिछला आउटपुट जो है ये इनपुट में 0 है। जब नैंड गेट के एक भी इनपुट 0 होता है तो आउटपुट 1 प्राप्त होता है। अब मैं इस वाले 0 को हाइड कर लेता हूँ। अब हम देखते हैं कि यहाँ 1 तब तक रहेगा जब तक यहाँ 0 रहेगा, और यहाँ 0 तब तक रहेगा जब तक कि इस टर्मिनल में 0 रहेगा। अब हम देखते हैं कि इस वाले नैंड गेट का एक इनपुट 0 है, तो ये 0 जो है इस 0 को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि नैंड गेट का एक भी इनपुट अगर 0 होता है तो आउटपुट 1 प्राप्त होता है। ये नया 1 यहाँ आएगा, जब नैंड गेट के सभी इनपुट 1 होती हैं तो आउटपुट 0 प्राप्त होती है। अब हम इस सर्किट में देखते हैं, इस वाले नैंड गेट में एक इनपुट ये 1 है, दूसरा इनपुट भी 1 है, तीसरा इनपुट चेक करते हैं, तीसरा इनपुट 0 है। जब नैंड गेट का एक भी इनपुट 0 होता है तो आउटपुट 1 प्राप्त होता है। अब इस वाले नैंड गेट को देखते हैं, क्लॉक 1 है, टी की वैल्यू भी 1 है। अब आउटपुट को चेक करते हैं, पिछला वैल्यू 1 है। जब नैंड गेट के सभी इनपुट 1 होते हैं तो आउटपुट 0 प्राप्त होता है। अब मैं इस 0 को हाइड कर लेता हूँ। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ 1 तब तक रहता है जब तक यहाँ इनपुट में 0 रहता है, यहाँ 0 तब तक रहता है जब यहाँ के इस टर्मिनल में आउटपुट 0 रहता है। अब हम
देखते हैं कि इस वाले NAND गेट के लिए एक इनपुट 0 है। जब NAND गेट का एक भी इनपुट 0 होता है तो आउटपुट 1 प्राप्त होती है। ये 1 जो है इस 0 को रिप्लेस कर देता है, ये नया 1 यहाँ आता है। जब NAND गेट के सभी इनपुट 1 होते हैं तो आउटपुट 0 प्राप्त होती है। तब हम इन दोनों सर्किटों में देखते हैं कि जो भी नया आउटपुट प्राप्त हुआ है पिछले आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ 0 पिछला वैल्यू 0 था तो उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ 1 प्राप्त हुआ है, यहाँ पिछला वैल्यू 1 था तो उसका कॉम्प्लीमेंट 0 प्राप्त हुआ है। हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि जब t की वैल्यू 0 रहती है तो नया जो आउटपुट है पिछले आउटपुट के बराबर होगा। तो जो t की वैल्यू ये 0 है तो जो नया Qn+1 की वैल्यू होगी Qn के बराबर होगी। तो इन दोनों कंडीशनों में जो है Qn की इसमें Qn की वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ Qn की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। जब t की वैल्यू 0 रहती है तो Qn+1 की वैल्यू Qn के बराबर होती है। यहाँ Qn की वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ Qn की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 आ गया। जब t की वैल्यू 1 रहती है तो Qn+1 जो रहता है Qn का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ 0 है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, यहाँ 1 है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। अब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखते हैं। के मैप में हम मिन टर्म्स की वैल्यू 1 लिख लेते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं 0 1 मतलब 1 में Qn+1 की वैल्यू 1 है तो 1 में 1 लिख लेते हैं। यहाँ 1 0 मतलब 2 में Qn+1 की वैल्यू 1 है मतलब 2 में 1 लिख लेते हैं। ये दोनों जो है आइसोलेटेड 1 है तो Qn+1 बराबर हो जाएगा, इन प्रत्येक वनों का मिन टर्म्स को यहाँ लिख लेते हैं t Qn बार। तो रो तरफ से t आ जाएगा और कॉलम तरफ से Qn बार आ जाएगा, प्लस इस वाले 1 के लिए मिन टर्म्स होगा रो तरफ से t बार और कॉलम तरफ से Qn। इन दो t और Qn के बीच में XOR ऑपरेशन हो रहा है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। थैंक यू।